उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए उत्तराखंड हिस्ट्री की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ आपको पहले क्लास के। सबसे पहला, जो हमारी अभी ये लाइव क्लास चल रही है, इस क्लास में आपके क्लास के दौरान डाउट भी आएंगे। तो मैं पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट करूँगा। आपके जो जहाँ जिस पॉइंट पर डाउट आते रहें, आप बाय हैंड उसको अभी लिखते रहिएगा। टॉपिक कंप्लीट होते ही फिर एकदम से आपका डाउट सेशन हम लोग करेंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का एक भी डाउट ना बचे। ठीक है। दूसरी चीज़, चलती लाइव क्लास में अनयूजुअल कमेंट से आप बचने का प्रयास करें, नहीं तो बैकएंड पर जो टीम है वो आपको ब्लॉक भी कर सकती है। चलो, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेन हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों की हिस्ट्री। कहाँ की? उत्तराखंड की। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं, उत्तराखंड का इतिहास। हम लोगों की जो क्लास है ये बाइलिंगुअल रहेगी। क्लास की ड्यूरेशन कम हो उसकी वजह से मैं लिखूंगा हिंदी में, बट जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। आमतौर पर जब हम किसी भी रीजन की या किसी भी क्षेत्र की हिस्ट्री या फिर इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो इतिहास के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको कौन सा सपना आया था कि आज से 400 साल पहले ये हुआ था या आज से 4000 साल पहले ये हुआ था। हमें ऐसे सपने तो आते नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ पुख्ता एविडेंस, सबूत चाहिए होते हैं कि अच्छा आज से 400 साल पहले ये घटना घटी थी, इस वजह से हम अपने इस 400 साल पुरानी इस घटना को इस पन्ने पर जोड़ देते हैं। हमारे सामने आज जो हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, ये इतिहास ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 150-200 साल पहले से ही लिखना शुरू किया गया है। जो इतिहास हमें आज लगभग लाखों वर्ष पुराना उत्तराखंड का देखने को मिल रहा है, स्टोन एज या पाषाण काल से। तो मतलब आज हम लोग अपनी उस प्रोसेस में हैं जिस प्रोसेस में अभी इतिहास की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट जितनी हमको जानकारी मिली है उतनी जानकारी के तहत हम लोगों ने अपने उत्तराखंड के इतिहास को एक सुव्यवस्थित ढंग से सजा दिया है। एक उसको क्रमवार वर्षवार से हम लोगों ने तह से लगा दिया है। तो आज हम बोलते हैं कि ये हमारे उत्तराखंड का इतिहास है जो अभी पूर्ण रूप से हमारे सामने कंप्लीट नहीं है, अभी खोज चल ही रही है। अब जो आज हमारे पास इतिहास है वो इतिहास हमको पता कैसे चला? सबसे पहली चीज तो हमारे इस हिस्ट्री का सबसे पहला हिडन टॉपिक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास है उस इतिहास के स्रोत। अब ये हिडन टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट इतना है कि अपर पीसीएस 2016 के मेंस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोगों के एग्ज़ाम में मैं लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन पूछा है कि उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। और ये जो क्वेश्चन था ये 2016 के मेंस के क्वेश्चन पेपर के अंदर था। बात सिर्फ यही नहीं, प्री एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है, ये लोअर पीसीएस में 2011 में पूछा हुआ है क्वेश्चन पेपर। मैं इसी टॉपिक के बारे में बात बता रहा हूँ जो आज हम लोग पढ़ेंगे। 2021 में लोअर पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं। मतलब ये सोर्स वाले टॉपिक की बात की जा रही है। और लोअर पीसीएस प्री 2021 में ही क्वेश्चन एक है, तालेश्वर ताम्रपत्र से किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है। मतलब ये सोर्स वाला टॉपिक ही चल रहा है। एक 2021 वाला जो मेंस पेपर हुआ था अभी, उसमें क्वेश्चन पूछा है, क्या पुराणों को आधार मानकर प्राचीन भारत के भूगोल का अध्ययन किया जा सकता है।
मतलब पुराण की बात की जा रही है, मतलब हम उसी एविडेंस या फिर सोर्सेज वाले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इन क्वेश्चन से ये बात तो क्लियर है कि आपके लोअर पीसीएस मेंस के एंड प्री के बेस पर भी, के आधार पर भी अगर देखा जाए तो ये टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से आज हम अपना सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक शुरू करते हैं स्रोत या फिर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, नोइंग हिस्ट्री। ठीक, अब जब हम सोर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये आती है कि सोर्स कितने टाइप के होते हैं। वैसे टाइप अगर देखें तो बहुत टाइप इनके बन जाते हैं, बट बेसिकली हम लोगों ने अपने इन सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो आर्कियोलॉजिकल बेस है, पूरा तात्विक स्रोत जिसको हम बोल लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल बेस है। ये ऐसे सोर्स या स्रोत हैं जो हमको हमारी ज़मीन के अंदर दबे हुए पाए गए हैं, जो कभी पुराने टाइम में हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने कोई भी एक्टिविटी की हो, कोई किसी शव को दफनाया हो या फिर कोई औजार का टूल्स का यूज़ किया हो, वो मिट्टी के अंदर दब गए पुराने टाइम के, और जो आज खुदाई के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो, या फिर अभिलेख है, कोई इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, वो सब चीज़ इस सोर्स का हिस्सा है। वहीं जो इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरे पार्ट में हम वो एविडेंस लेते हैं जो हमारे पास लिखी हुई अवस्था में है। ये हमको भूमि के अंदर खोजे हैं, हम लोगों ने खोजे हैं, ये चाहे बाय इंसिडेंट मिले हों या फिर हम लोगों ने उसके ऊपर मेहनत की है, जैसे गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने की है। और दूसरा हम लोग देखते हैं लिटरेचर्स, साहित्य, लिटरेचर बेस या फिर साहित्य के आधार पर। तो बेसिकली हम लोगों ने अपने उत्तराखंड के सोर्सेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अब हम लोग आम किताबों की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों ने इन सोर्सेज को अलग अलग पार्ट में कर देना है। जैसे अगर हम बात करते हैं अपने आर्कियोलॉजिकल बेस, जो पुरातात्विक आधार पर जो सोर्स मिले हैं, इनकी जो खोज है, इनकी खोज को भले ही हम लोगों ने 1850 के बाद से इन सोर्सेज के ऊपर काम करना शुरू किया हो, लेकिन हमको ये एविडेंस बताते हैं कि मैं जो हूँ, मैं एविडेंस जो हूँ, मैं आज से 4000 साल पुराना एविडेंस हूँ। आपने कोई 1900 समथिंग में 1920 के आसपास कोई एविडेंस खोजा और वो एविडेंस बोलता है कार्बन डेटिंग C14 से कि भाई देखो मैं मिला आज हूँ, लेकिन मैं हूँ आज से 5000 साल पुराना। तो हम इन एविडेंस को, वो जो उनका ईयर है, उस ईयर के बेस पर एक क्रमवार जगह पर फिट कर देते हैं। हम उस बेस पर इनको नहीं लिख रहे हैं कि आज ये सोर्स हमको मिला है तो 1850 में ये वाला एविडेंस मिला, वो तरीका नहीं। हम इसको 3 हिस्सों में इस तरीके से लेकर के चलेंगे। एक पार्ट तो वो करेंगे जो एंशिएंट, जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम एक सबसे पहला पोर्शन डिवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल या फिर स्टोन एज, जिसको हम इंग्लिश में स्टोन एज बोल देते हैं। और इस पाषाण काल को हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख वर्ष पूर्व से, ईसा पूर्व से, और 3000 ईसा पूर्व BC तक के पोर्शन को हम एक पार्ट के अंदर लिख लेते हैं कि भाई इस 5 लाख से और 3000 BC तक के पोर्शन में क्या क्या एविडेंस हमको उत्तराखंड के अंदर मिले हैं, उसको हम एक हिस्से के अंदर लिख लेंगे। ऐसे ही हम जो दूसरा पोर्शन के अंदर जाएंगे, इस पोर्शन को आप प्री हिस्टोरिक ईरा भी बोल देते हैं, और जो दूसरा पोर्शन है इसको आप आद्य ऐतिहासिक काल या फिर प्रोटो हिस्टोरिक ईरा भी बोल देते हैं। आप इसको आप आद्य ऐतिहासिक
काल भी आप इसको बोल लेते हैं, या फिर आप इसको किसी एक दूसरा नाम आप लोग और इसको दे देते हैं वैदिक, जो आपके यहाँ पर वैदिक साहित्य मिले हैं हम लोगों को उसके बेस पर भी, बट अभी हम मोटा मोटा आइडिया लेकर के चल रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन को हम लोगों ने 3000 BC से और 6000 BC के आधार पर डिवाइड कर दिया कि भाई हमको इन वर्षों के बीच में जो भी एविडेंस थे वो हम लोगों ने यहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से रख दिए हैं। वहीं हम लोगों ने इस पोर्शन को एक तीसरे पोर्शन में फिर दोबारा से डिवाइड किया, जिसको आज हम लोग क्या बोल लेते हैं कि ये हमारा ऐतिहासिक काल है, या फिर ऐतिहासिक काल है, जो भी हम लोग बोल रहे हैं इसको हिस्टोरिकल पीरियड है, जिसको हम लोग 600 BC से और 1947 AD, इवन जब उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो 2000 AD तक के इतिहास पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं इस पुरातात्विक स्रोत पर। वो बात अलग है कि पुरातात्विक स्रोत हमको इस 1947 से पहले ही मिले हैं, बट हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको इस ईरा के अंदर फिट करके चल रहे हैं। क्लियर है? वो आपको अभी धीरे धीरे समझ आता चला जाएगा कि हम बात किस एंगल पर कर रहे हैं। अब एक एक के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम उत्तराखंड के इस पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत के अंदर हम स्टोन एज में अगर देखें, पाषाण काल के अंदर हम देखें, तो वैसे तो इस वाले पोर्शन को हम अलग से अपनी अलग क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बट अभी हम अपनी इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं एविडेंस की, सोर्सेस की, जिन सोर्स से हमको ये पता चलता है कि इस टाइम का समाज, उसकी सोसाइटी, उसका कल्चर, वहाँ पर वो किस तरीके से रहता था, उसके घर क्या थे, उसके खाने की चीज़ें क्या थी, वो एविडेंस हमको कहाँ से मिले। उन एविडेंस के बेस पर फिर जो निष्कर्ष निकलता है कि अच्छा ऐसे क्या काम करते रहे होंगे, ये ऐसा उनका समाज रहा होगा, वो हम फिर टॉपिक का हिस्सा पढ़ेंगे, जो इसके बाद वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन के अंदर हमको मिले हैं शेल्टर हाउस, जो शैलाश्रय हैं, शैलाश्रय या फिर शेल्टर हाउस। अब ये जो शेल्टर हाउस है, ये हमको ये बताते हैं कि इस समय यहाँ पर जो आदि मानव था उस दौरान, वो आदि मानव यहाँ पर रहने के लिए इन शेल्टर प्लेसेस का यूज़ किया करता रहा होगा। और हम लोग जो अपना मूल इतिहास है, उस इतिहास को भी अगर हम ठीक से पढ़ें तो हमको ये पता चलता है कि जो आदि मानव था, उस आदि मानव के एक सभ्य मानव बनने की, विकास की प्रक्रिया में सबसे पहला जो स्टेप, चरण था, वो मैदानी पार्ट में पहले नहीं था। वो मैदानी पार्ट से पहले वो जंगलों में रहता था या फिर पहाड़ों में रहा करता था। तो वो जो प्रोसेस, उसकी सबसे पहला स्टेप था, वो स्टेप हमको अपने उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। जो शेल्टर हाउस हम लोग को यहाँ पर उसके नज़र आते हैं, ये शेल्टर हाउस हम लोगों को नागफनी के रूप में भी देखने को मिले हैं। वैसे इनके ऊपर चर्चा हम आगे करेंगे, बट अभी हमको पता है कि अच्छा ये हमको एविडेंस मिलता है इस टाइम ड्यूरेशन का अपने उत्तराखंड के अंदर। शेल्टर हाउस के बाद फिर इस समय जो इंसान, जो आदि मानव था, हमारे पूर्वज थे, वो अपने आप के बचाव के लिए और अपने शिकार करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स का, औजारों का तो इस्तेमाल या प्रयोग करते ही होंगे। तो हमको यहाँ से कुछ पाषाणिक औजार, पाषाणिक औजार भी मिले हैं, या फिर हमको यहाँ से टूल्स भी मिले हैं। ठीक, अब इसके साथ अच्छा, ये जो टूल्स हैं ये अलग अलग, कोई चॉपर, हैंडेक्स या फिर खुरचनी टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आगे जा कर के हम बात करेंगे कि कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ हमको इस वाले रीजन के अंदर ये जो शेल्टर हाउस थे या फिर गुफाएं भी थी, शेल्टर हाउस का ही एक पार्ट बन जाती हैं वो गुफाएं। इनके अंदर जब वो इंसान खाली बैठा रहता था
तो उसने कुछ कलाकारियाँ भी करनी स्टार्ट कर दी थी। तो उन कलाकारियों को हम यहाँ पर चित्रकला के रूप में देखते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक पार्ट है आपके सिलेबस का, चित्रकला का विकास। तो वो चित्रकला का विकास जो हम लोग देखते हैं वो इस स्टोन एज से ही हम लोग अपने यहाँ पर देखते हैं। अब इस टाइम ड्यूरेशन में मिले हमको यही साक्ष्य हैं इस टाइम ड्यूरेशन के, लेकिन इन साक्ष्यों में ये चित्रकला, ये औजार, उनके हाउसेस हमको बहुत कुछ इस रीजन में रहने वाले इस समाज के बारे में बहुत कुछ हमको जानकारी देते रहेंगे। यहाँ से किस तरीके से उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले वो सिर्फ कंद मतलब जो पेड़ की जड़ें हैं उन जड़ों पर और मांस पर आधारित था, और कैसे उसने धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, वो खेती करने लगा था। वो ट्रांसफॉर्मेशन का हमको एक इतिहास पता चलता है इन चीज़ों से, आगे जाकर के धीरे धीरे मिलने वाले एविडेंस के बेस पर अगर हम लोग देखें। उसने पहले जानवरों के साथ रहना नहीं सीखा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ कि वो जानवरों के साथ भी रहने लगा था। मतलब इस तरीके उसने आविष्कार करने स्टार्ट कर दिए थे। उसने आग का आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया था। उसने शव को जो है शवाधान भी करना सीख लिया था। जानवर को साथ में रहने का मतलब जैसे कुत्ते के साथ वो रहना शुरू कर दिया था उसने। घोड़े के साथ रहने के भी एविडेंस हम लोगों को कश्मीर से भी मिले हैं, इवन अपने उत्तराखंड से भी मिले हैं। तो ये सब चीज़ हमको उस टाइम के कल्चर के बारे में, उस टाइम के रहने वाले उस समाज के रहने के लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। वहीं जब हम इस आर्कियोलॉजिकल इन सबूतों पर चलते हैं आगे की तरफ आद्य ऐतिहासिक काल में, तो यहाँ से हमको जानकारी क्या मिलती है, क्योंकि यहाँ तक आते आते अब वो जो इंसान था वो इंसान धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो एक सभ्य समाज की तरफ चल पड़ा था, और यहाँ पर उसने शवाधान, यहाँ उसने शवाधान की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सीख ली थी। क्रिमिनेशंस जिसको हम लोग बोल लेते हैं इंग्लिश में, क्रिमेशंस, शवाधान की प्रक्रिया उसने सीख ली थी धीरे धीरे कि किस तरीके से शवाधान किया जाता है। वो हमको अपने यहाँ पर सबूत मिले हैं। प्लस हमको कॉपर के ताम्र उपकरण, हमको कॉपर टूल्स भी हम लोगों को इस वाली जगह पर मतलब इस वाले ईरा के अंदर जा करके देखने को मिले हैं। हमको कप मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। कप मार्क्स हम लोगों को इस वाले रीजन के अंदर टाइम देखने को मिले हैं। कप मार्क्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, बट ये बताते हैं कि ये एविडेंस इस टाइम ड्यूरेशन के रहे होंगे। उसके साथ साथ कप मार्क्स के साथ साथ हमको यहाँ पर पॉइंट्स या फिर जिसको हम मृदभांड बोलते हैं, मृदभांड देखने को मिले हैं। और ताम्र उपकरणों में तो हमको बहादुराबाद के यहाँ बहादुराबाद में भी अच्छे खासा वो जो है ताम्र उपकरण मिले हैं, मृदभांड पॉइंट्स मिले हैं। जब यहाँ पर नहर की खुदाई की जा रही थी एक स्थानीय, तो तब हम लोग को यहाँ पर ये उपकरण मिले थे जिनकी C4 डेटिंग से, कार्बन 14 डेटिंग से हमको पता चला कि ये इस दौरान के रहे होंगे। क्लियर है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी हमको इन पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। वहीं जब हम ऐतिहासिक स्रोत की तरफ चलते हैं तो इन ऐतिहासिक स्रोत के अंदर जानकारी हमको मिलती है जैसे जैसे अब वो मानव सभ्य होता चला गया, वो सभ्य समाज का हिस्सा बन गया, वो एक अच्छी सोसाइटी में वास करने लगा। अब उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने लगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन रूल उसका ठीक ठाक होने लगा। अब वो एक ऐसी राजतंत्र व्यवस्था के साथ जुड़ गया था, जो अपने इस समाज को ठीक ठाक लेकर के चले, अपने प्रशासन को ठीक ठाक लेकर के चले। अब उसकी अंदर की क्यूरियोसिटी और जागने लगी थी। अब वो खाली टाइम में मूर्तियों को स्कल्पचर पर
काम करने लगा था, मूर्ति कला पर काम करने लगा, वो अब स्थापत्य कला पर काम करने लगा, वो आर्किटेक्चर पर काम करने लगा, वो अच्छे मंदिरों को बनाने लगा, वो अच्छे किलों को बनाने लगा, वो महलों को बनाने लगा, अच्छे भवनों का निर्माण करने लगा। वो जानकारी अब हम इस वाले सेक्शंस के अंदर देखते हैं। तो इस वाले सेक्शन के अंदर हम लोग मूर्ति कला के उदाहरण देखते हैं। इस वाले रीजन के अंदर स्कल्पचर्स, हम स्थापत्य कला को देखते हैं। जो आर्किटेक्चर्स, स्थापत्य कला के अंदर हम लोग यहाँ पर मंदिर के बारे में देखते हैं, मंदिरों का निर्माण किस तरीके से हुआ। हम यहाँ पर भवन देखते हैं अलग अलग, हम यहाँ पर अलग अलग किले देखते हैं, जिनके बेस पर हम उस टाइम के समाज संस्कृति का पता लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर चित्रकला की भी हमको अच्छी खासी जानकारी मिलती है। यहीं पर ही हम इंस्क्रिप्शंस, हम अभिलेखों का भी अभिलेखों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। हम ताम्रपत्रों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। ताम्रपत्र और अभिलेख, ये राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनके राज्याधीश हुआ करते थे या फिर घोषणाएं हुआ करती थी, जिनको पत्थरों पर लिख दिया करते थे। अभिलेखों का सेंस हम लोग यहाँ पर बेसिकली शिलालेख से ले रहे हैं। अभिलेख का सेंस यहाँ पर हम शिलालेख से ले रहे हैं, जो खुदाई से पत्थरों को खोद करके लिखे गए हैं। जैसे हम कालसी अभिलेख के बारे में बात करते हैं, हम श्रीनगर के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे ताम्रपत्र, ये ताम्रपत्र मतलब जो कॉपर की शीट हुआ करती थी, उस कॉपर की शीट पर लिखे गए जो राजा महाराजाओं के घोषणा पत्र हुआ करते थे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेते हैं। ताम्रपत्र के साथ साथ हमको इस वाले टाइम ड्यूरेशन के अंदर, वैसे पीछे वाले में हम एक चीज़ भूल गए हैं, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ और लिखनी है। 600 BC तक के टाइम ड्यूरेशन में, वैदिक टाइम ड्यूरेशन से हमको यहाँ पर ईंट भी मिली है, ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो ईंट हुआ करती थी, इसको पहले आप ईस्टक के नाम से जानते हैं। जब हम लोग अपने वैदिक धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें ईस्टक वर्ड लिखा रहता है। इस ईंट का जो प्रयोग था, ये ईंट का प्रयोग हमारे यहाँ पर अश्व मेघ यज्ञ के लिए किया जाता था। उस यज्ञों की हमको ये ईंट मिली है, कहाँ से? नैनीताल से मिली है, देहरादून से मिली है हम लोग को ये ईंटें। तो हमको ये भी एक एविडेंस मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे। हम लोगों को यहाँ पर गुफाएं मिली हैं, गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं। वशिष्ठ गुफा, जैसे मैंने आपको बताया, लोअर पीसीएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, बताओ वशिष्ठ गुफा कहाँ है, तो वो एविडेंस का ही एक पार्ट है। हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर रामायण हुआ, महाभारत हुआ, या फिर पुराणों के जो पुराण हुए, उनको लिखने के लिए अधिकतम जो अच्छा जो स्थान हुआ करता था वो उत्तराखंड हुआ करता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के इन्हीं गुफाओं में बैठ करके उन चीज़ों पर लेख लिखा करते थे। तो वो चीज़ें एज ए एविडेंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्लस इसके साथ साथ एक और यहाँ पर आते हैं, ये दो चीज़ मिस हो गई थी मेरे से, आप अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर लेना। प्लस इसमें एक लास्ट चीज़ और है जो आपके सिलेबस के अंदर स्पेशल से पॉइंट आउट किया है, वुडन क्राफ्ट, जिसको आप लोग कास्ट फलक के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ पर लकड़ी पर भी नक्काशी ठीक ठाक हुई है, तो उसके भी हम लोग को एक तरीके से इसमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो जब हम लोग इन सब एविडेंस को उठा करके एक साथ देखते हैं तो हमको पता चलता है कि अच्छा भाई, अपने उत्तराखंड का इतिहास कुछ इस तरीके से रहा है, जो हमको ये एविडेंस उत्तराखंड के इतिहास को इस टाइम ड्यूरेशन से और इस टाइम ड्यूरेशन तक जोड़ने का काम कर रहे हैं।
क्लियर है। तो पुरातात्विक स्रोत जो है वो उत्तराखंड के कुछ इस तरीके से है। वहीं जब हम लोग पहुंचते हैं अपने साहित्यिक या फिर लिटरेचर वाले पार्ट के अंदर, वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा ना पेज को यहाँ पर यहीं पर ही लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो हम लोग नोट्स लिख रहे हैं ये आपको पता ही है एप्लीकेशन पे आपको ये मिल जाएंगे। हर क्लास के बाद जो भी नोट्स क्लास नोट्स होंगे वो एज इट इज़ आपको दे दिए जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे। चलो, तो अब इसके अंदर हम लोगों को देखना है साहित्य। साहित्य कहने का मतलब ये साहित्यिक स्रोत है, लिटरेचरल सोर्सेज हैं। अब साहित्यिक स्रोतों को भी हम लोगों ने ऐसे ही डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था वैसे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले वाला पार्ट है जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, पाषाण काल, स्टोन एज। अब इस स्टोन एज के अंदर तो वो इंसान उस टाइम का इतना तो एडवांस नहीं हुआ था कि वो लिखना जान ले। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर तो ये वाले तो स्रोत हमारे पास है ही नहीं और बने भी नहीं थे। बट जब हम लोग इस सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन पर आते हैं तो हमारे पास भर भर के साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं। इवन जो सेकंड वाला सोर्स है, सेकंड वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। ये जो सेकंड वाला पार्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोगों को सोर्स मिलते हैं सबसे ज्यादा। कौन से? धार्मिक स्रोत सबसे ज्यादा मिलते हैं हम लोगों को, रिलीजियस, धार्मिक स्रोत। यहाँ धार्मिक स्रोत या रिलीजियस सोर्स कहने का सेंस हम लोगों का साहित्य से है। रिलीजियस जो हमारा लिटरेचर्स हैं या फिर धार्मिक साहित्य से है, ये वर्ड लिखने का हमारा सेंस ये है। तो यहाँ धार्मिक साहित्य कहने का सेंस हम लोगों का क्या है, धार्मिक साहित्य कहने का सेंस हमारा 2 पार्ट से है। 2 पार्ट क्या है, एक पार्ट जिसको हम लोग बोल लेते हैं वैदिक काल, वैदिक पीरियड, वैदिक काल। इस वैदिक काल के जो साहित्यिक स्रोत है हम लोगों के पास वैदिक काल के, तो वो साहित्यिक स्रोत के अंदर हम लोग देख लेते हैं कौन सा बड़ा है, ऋग्वेद, ऋग्वेद। और वहीं जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है हम लोगों का उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। इस पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर हम लोग इसके अंदर देखते हैं ब्राह्मण पुराण। पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर ब्राह्मण और पुराण हम लोग देखते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पर महाभारत और रामायण के भी एविडेंस महाभारत और रामायण के एविडेंस भी हम लोग यहीं पर ही देख लेते हैं। तो साहित्यिक लिटरेचर जो लिखे गए हैं उनसे भी हमको अपने उत्तराखंड के बारे में जानकारी पूरी ठीक ठाक देखने को मिलती है। अब ये तो रहा इसका एक धार्मिक एंगल। इस धार्मिक एंगल के अंदर उत्तर वैदिक काल में हम 1-2 चीज और जोड़ लेते हैं। 2 चीज क्या, उत्तर वैदिक मतलब वैदिक काल के बाद, वैसे ये 6 उसको चलो आगे ही लिखेंगे धार्मिक पीरियड में, यहीं पर ही अभी इसको यहाँ पर इतना ही देखते हैं। धार्मिक स्रोत से हमको यहाँ पर इतनी, अब सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्रोत से ही ये वाला जो काल है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ, जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिकन जो पीरियड है, अच्छा इसका टाइम ड्यूरेशन हम पहले भी लिख चुके हैं, अभी भी लिख देते हैं, 3000 BC से और 6000 BC तक का इसका टाइम ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन का
क्लियर है? अच्छा, इसमें एक तो धार्मिक स्रोत हम लोग देख लेते हैं। धार्मिक स्रोत के साथ साथ इस वाले टाइम ड्यूरेशन में कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर गैर धार्मिक लिटरेचर भी लिखे गए, या फिर जिसको हम लोग बोल लेते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स, या फिर गैर धार्मिक साहित्य भी लिखे गए। बट उनको स्पेशली अधिकतर जो इतिहासकार हैं उन्होंने यहाँ जगह ना दे करके जो हमारा ऐतिहासिक काल है, जो हमारा टोटल हिस्टोरिकल ईरा है, पीरियड है, उसमें हम सबसे ज़्यादा गैर धार्मिक स्रोतों को देखते हैं। तो अभी जो बीच में इस वाले टाइम ड्यूरेशन है, इस वाले टाइम ड्यूरेशन की सबसे ज़्यादा जो जानकारी हमको देखने को मिलती है वो हमको इन सोर्सेस से मिलती है, वैदिक एंड उत्तर वैदिक। अच्छा, ये जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल के बारे में अगर कोई पूछे कि भाई कब से कब तक का टाइम, तो हम यहाँ पर इसको 1500 बीसी से और 1000 बीसी तक का टाइम हम मानते हैं। और वहीं पोस्ट उत्तर वैदिक में आप 1000 बीसी से और 6000 बीसी तक का टाइम इसको बोल लेते हैं। मूलतः अगर आप अपने हिस्ट्री को भी देखें, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री को, तो ऋग वैदिक काल इस टाइम ड्यूरेशन में, और बाकी के जो 3 वेद थे, बाकी के 3 वेद सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, वो आप पोस्ट वैदिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही देखते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो यहाँ पर लिखे गए थे, रिटन फॉर्म में जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है? तो ये थे हम लोगों के कुछ वैदिक टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने मोटी मोटी बात बता दी आपको कि जैसे ब्राह्मण है। अब ये ब्राह्मण क्या चीज़ है? जब हम अपने वेदों को देखते हैं तो वो वेद हमारे स्टार्टिंग जो हमारे वेद हैं, वो हमारे वेद स्टार्टिंग में संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और संस्कृत भाषा उस टाइम ऐसा मानी जाती थी कि ये जो हमारी एजुकेशन पद्धति थी उसमें ये चलती है। बट आम जो जनता थी, आम जनता उस संस्कृत लैंग्वेज पर वर्क इतना नहीं करती थी। ये बात कुछ इस तरीके से है कि आज के टाइम में मोस्टली जो हमारी एजुकेशन जो पद्धति है वो इंग्लिश मीडियम से है। बट आप किसी रीजनल रीजन पर चले जाओ, किसी क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय पार्ट में, रीजन में चले जाओ जहाँ कुमाऊनी बोली जा रही है, फिर गढ़वाली बोली जा रही है, या फिर कोई भी एक XYZ भाषा बोली जा रही है, तो वो आपकी रीजनल लैंग्वेज नहीं है। और अगर कोई उस इंग्लिश की बुक को ट्रांसलेट करके कुमाऊनी भाषा में कर दे या फिर गढ़वाली भाषा में कर दे, तो वो आपके लिए समझ के लिए बड़ी आसान हो जाएगी। सेम ऐसी ही प्रोसेस, प्रक्रियाएं हमारे यहाँ इन वेदों के साथ भी घटी हैं। इन वेदों का ट्रांसलेशन अलग अलग जगह पर हुआ। जैसे उनमें एक ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मण भी एक ट्रांसलेशन का पार्ट है, अनुवाद कर दिया एक सीधा सा अपनी क्षेत्रीय भाषा में। अरण्यक जो जंगलों के अंदर बैठ करके शिक्षा दीक्षा दी जाती थी बड़े बड़े ऋषियों के माध्यम से हमारे यहाँ पर, वो अलग अलग से लिखी गई। ऐसे ही पुराणों के बारे में भी कहा जाता है कि कुछ पार्ट यहाँ से अपने वेदों से, और कुछ पार्ट जो हमारे पहले से जो धार्मिक जो कथाएं, मैथोलॉजीज वगैरह हमारी चल रही हैं, वो उठा करके उसके अंदर लिखी। तो ये सब कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन मिलता है हम लोग को इन वेदों का, एक एक्सटेंशन मिलता है। बट यहां पर एक्सटेंशन नहीं है, ये एक्सटेंशन नहीं है। तो आप ये बात थोड़ा सा समझना कि ब्राह्मण हम लोग बोल रहे हैं, तो ब्राह्मण भी एक तरीके से ऋग्वेद के सब पार्ट हो सकते हैं, अरण्यक भी ऋग्वेद के सब पार्ट हो सकते हैं, इवन वेदांत भी, उपनिषद जिसको हम बोलते हैं, वो भी ऋग्वेद के सब पार्ट हो सकते हैं। ऐसे ही यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उनके भी ये अलग अलग सब पार्ट बन जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम उत्तराखंड के अंदर देखें कि जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण क्या है, ये ऋग्वेद का एक सब पार्ट बन गया है एक तरीके से। अगर आप समझने की कोशिश करें तो ब्राह्मण भी हमारे यहाँ पर अलग अलग लिखे गए हैं। जैसे इत्रेय ब्राह्मण, जैसे हम लोगों का यहाँ पर देखते हैं हम इत्रेय ब्राह्मण, इत्रेय ब्राह्मण, इत्रेय ब्राह्मण से हमको उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। प्लस ब्राह्मण, और ये इत्रेय ब्राह्मण किसका, वही हम ऋग्वेद का सब पार्ट उठा करके देख रहे हैं। वहीं उसके साथ फिर एक शतपथ ब्राह्मण,
यहाँ से हमको उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। ऐसी अगर हम पुराणों के बारे में बात करें तो वैसे पुराणों की संख्या तो 18 है, बट 18 के बारे में तो जानकारी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। इन 18 में से कुछ ऐसे पुराण हैं जहां पर सीधा सीधा उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ डायरेक्ट भी और कुछ इनडायरेक्ट भी। जैसे हम अगर बात करें वायु पुराण की, वायु पुराण से हमको जानकारी मिलती है अपने उत्तराखंड से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 में से किस किस पुराण में उत्तराखंड से संबंधित जानकारी? वायु पुराण हुआ, अग्नि पुराण हुआ, अग्नि पुराण से जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण। फिर 4th नंबर, फिर हम लोग को मिलती है ब्रह्म पुराण से जानकारी। अच्छा, ये जो 4 पुराण मैंने आपको बताया है, इन 4 पुराण से जानकारी क्या मिलती है? उत्तराखंड की तीर्थ यात्राओं की, तीर्थ प्लेस की, जहां जहां पर बड़ी जो धार्मिक जो हमारे यहाँ पर स्थान है, स्थल रहे हैं, उन प्लेसेस की जानकारी हमको इन पुराणों से मिलती है। इवन एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण, ये स्कंद पुराण तो उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्कंद पुराण के भी वैसे तो 5 पार्ट है, इसके 5 सब पार्ट है, बट अभी मैं 2 सब पार्ट के बारे में बता रहा हूं आपको। एक केदारखंड, केदारखंड और मानस खंड। वैसे जालंधर, नेपाल, कश्मीर खंड, ये ऐसे करके 5 टोटल खंड हैं स्कंद पुराण के। उसमें 2 बड़े जो खंड हैं, इन दोनों के दोनों पार्ट को अगर हम लोग देखें तो अपने पूरे के पूरे उत्तराखंड की ज्योग्राफी का ये एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसकी इतनी लंबाई थी, इतना योजन दूर था, यहाँ से यहाँ तक इसकी इतनी लंबाई थी, कि भाई इनको डिवाइड करने वाला क्या पार्ट था। मतलब ये गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि अपर पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि पुराणों के आधार पर भौगोलिक स्थिति का वर्णन कैसे किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं भाई, जो स्कंद पुराण है वो बोलता है कि भाई ये भौगोलिक स्थिति थी, प्लस ये पुराण बोलते हैं कि भाई देखो यात्राओं के लिए ये तीर्थ स्थल थे हमारे यहाँ पर। तो ये सब क्या है? ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हमारी उस टाइम की भौगोलिक स्थिति को। क्लियर है? तो पुराणों के बारे में हम लोग ये बात कर चुके हैं। ऐसे ही वैसे ये मैंने पूरा नहीं बताया, मैं सिर्फ और सिर्फ एविडेंस पर बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि कौन कौन से एविडेंस से हमको जानकारी मिल रही है। इन सब के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर डिटेल में चर्चा करूंगा कि कहां पर क्या बात की गई है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ व्यवस्थित ढंग से लगाया अपने इतिहास को इन सोर्सेज के बेस पर। वहीं फिर जब अगर हम लोग बात करें, जैसे महाभारत है, तो महाभारत के वन पर्व के अंदर हमको जानकारी मिलती है। और महाभारत की तो कई सारे किस्से कहानियां हम लोगों को देखने को मिलती है। आफ्टर जब ये युद्ध हुआ था उसके बाद पांडवों की हमारे यहाँ पर यात्रा वगैरह हुई थी, वो सब चीज़ इस महाभारत से संबंधित उन तथ्यों पर हम लोगों को चर्चा भी करनी है आगे जा करके। रामायण, आप तो बहुत बड़ा एक नाम है, जब हनुमान जी आए थे और लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो संजीवनी बूटी कहाँ से लेकर के आए? तो अपने उत्तराखंड से ही लेके गए थे, द्रोणगिरी पर्वत जो अपने उत्तराखंड के अंदर देखते हैं, चमोली वाले उस बेल्ट के अंदर हम लोग देखते हैं। तो ये रामायण से हम लोग को जानकारी मिलती है। भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिल गई ना आप लोगों को एकदम से रामायण से सीधी सी। भले ही हमारी वो ये जो कथाएं हैं, माइथोलॉजीज जो हम लोग की है, भले ही साइंटिस्ट ना मानते हो लेकिन हम लोग मानते हैं, है भाई।
चलो, तो ये वाला जो पोर्शन था साहित्य का, लिटरेचर्स का, वो हमारे इस वाले पोर्शन के अंदर इस तरीके से हमको इस टाइम ड्यूरेशन की हमको जानकारी ये वाले सोर्सेज बता देते हैं। बट इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट अब हम लोग चलेंगे अपने लास्ट वाले इस साहित्यिक स्रोत के अंदर, एक लास्ट पोर्शन में चलेंगे इसके, जो होगा हम लोगों का, अरे हम इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं क्या? हाँ भाई, हम तो बच गए, हम इसी को एक्सटेंड कर रहे थे, बट हमें करना है साहित्यिक स्रोतों में इतिहास वाले पे। हाँ, हम इसको एक्सपेंड करेंगे। चलो भाई, सॉरी, तो इसका एक एक्सटेंशन हम लोग यहाँ पर लेके चले जाते हैं और ये बनता है हम लोग का क्या, इतिहास। या फिर ऐतिहासिक स्रोत। शब्द लिखना गलत है तो साहित्य लिख लेते हैं, साहित्य या लिटरेचर, हिस्टोरिकल लिटरेचर्स। और इस हिस्टोरिकल लिटरेचर्स में यहां पर धार्मिक ग्रंथ भी है बट कम है। यहां पर धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं बट कम है। धार्मिक ग्रंथों में मोस्टली हम लोग दो के बारे में देखते हैं, एक हम बौद्ध धर्म को देखते हैं और दूसरा हम लोग जैन धर्म को देखते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर धार्मिक जाकर भी देखते हैं, जो हमारे यहाँ पर कथाएं कही जाती हैं, या फिर हम लोग, जैसे आप बौद्ध धर्म के अंदर एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, जातक कथाएं, तो उन जातक कथाओं से भी हमको अपने उस उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की और उस टाइम के कल्चर के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस ऐतिहासिक में, धार्मिक में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म से हमको यहाँ पर एक विशेषतः जानकारी प्राप्त हो रही है और जैन धर्म से। बट ऐतिहासिक साहित्य की तरफ अगर हम लोग चलें तो ऐतिहासिक साहित्य में अब धार्मिक ग्रंथ से अलग हमको डिवाइडेशन करने पड़ेंगे इनके अलग अलग। अब हम इसमें एक वर्ड लिख देते हैं, गैर धार्मिक, नॉन रिलीजियस, गैर धार्मिक साहित्य, नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स, जो भी है। और इस गैर धार्मिक साहित्य के अंदर हम इनके डिवीजन करेंगे 3। पहला डिवीजन, वो व्यक्ति, वो पर्सनैलिटीज जिन लोगों ने नेशनल लेवल पर, सिर्फ उत्तराखंड पर ही नहीं, उत्तराखंड से बाहर भी नेशनल लेवल पर अपने साहित्य संजोए हैं। तो हम यहाँ पर गैर धार्मिक साहित्यों में पर्सनैलिटीज के बेस पर या फिर व्यक्तित्व के आधार पर हम इनको डिवाइड करेंगे, जिसमें हम एक लिख देते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो साहित्य लिखे गए, राष्ट्रीय स्तर के साहित्य के आधार पर। दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे, ऐसे भी हम लोग के पास हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर लिखे हैं, जिसको हम बोलते हैं विदेशी यात्री, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो साहित्य लिखे गए हैं, लिटरेचर्स लिखे गए हैं, जो हमको विदेशी यात्रियों के विवरणों से प्राप्त होते हैं। और एक तीसरा और लास्ट हम लोग इसके अंदर देखेंगे, जो हमारे हैं राज्य स्तर के, राज्य स्तर के, जो राज्य स्तर के हमारे यहाँ पर साहित्य या फिर लिटरेचर देखने को मिले हैं। अब एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब जब हम लोग राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे कितने लोग थे
जिन्होंने अपने साहित्य में हमारे प्यारे से उत्तराखंड के बारे में भी चर्चा की है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट जी ने हर्ष चरित्र लिखी। हर्ष चरित्र लिखी और इस हर्ष चरित्र में इन्होंने डिस्क्राइब किया यहाँ की यात्राओं के बारे में। वैसे इनके टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ जो हर्षवर्धन थे उनके टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ हम यहाँ पर हुइंगसांग के बारे में भी देखते हैं, बट वो विदेशी यात्रियों में हम वहाँ पर जाएंगे। क्लियर है। फिर बाणभट्ट के बाद हम लोग यहाँ पर कालिदास। कालिदास जी के बारे में कहा जाता है इनकी जो ये रचनाएं थी, ये सब की सब ये रचनाएं इन्होंने हमारे इसी क्षेत्र के अंदर बैठ करके लिखी थी, जिनमें इंपॉर्टेंट जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, ये पूरा साथ में लिखा जाता है, अभिज्ञान शकुंतलम। उसके साथ साथ रघुवंशी, रघुवंश, कुमार संभव, ये 3 टाइप की जो बड़ी रचनाएं हैं जो नेशनल लेवल पर भी हमारी प्रसिद्ध हैं, वो ऐसा कहा जाता है कि इसी उत्तराखंड की भूमि पर बैठ करके इन्होंने इनको लिखा था। फिर और भी है। अच्छा, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ ली जाती हैं। साहित्य सीधा सीधा पूछ ले जाते हैं कि ये साहित्य किसने लिखा है, किसका साहित्य है। फिर हम लोग देखते हैं पाणिनि। पाणिनि जी का है अष्टाध्यायी। इनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ये जो रचना थी ये रचना यहीं पर ही की थी। फोर्थ, कल्हण जी की रचना है राज तरंगिणी। और ललिता मुक्तापीठ जो कश्मीर के बड़े राजा रहे हैं, उन्होंने गढ़वाल पर विजय प्राप्त की थी, उसकी जानकारी हमको इस राज तरंगिणी साहित्य के अंदर मिलती है जो कल्हण जी ने लिखा था। ठीक है, मैं 2 गै लगा बैठा अलग से, ये एक एक्स्ट्रा लगा दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, ये ठीक है। चलो 4 हो गए। फिर और भी हैं जिनसे हमको अपने उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है। कल्हण के बाद फिर हम लोग देखते हैं राजशेखर। और राजशेखर जी ने लिखी थी कात्य मीमांसा। जानकारी मिलती है अपने उत्तराखंड की। फिर और भी हैं जैसे विशाख दत्त, देव इनकी थी देवी चंद्रगुप्तम, इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना थी। और भी हैं जो उत्तराखंड का इतिहास हमको बताती हैं, जैसे गुरु पादुका। ये जैसे जो गुरु पादुका मैं आपको बता रहा हूँ, ये गुरु पादुका के लेखक हमको नहीं पता चले हैं, लेकिन ये हाथ से लिखी गई है गुरु पादुका, जिससे हमको उत्तराखंड के अलग अलग राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
वैसे हम उस गुरु पादुका को यहाँ पर नेशनल पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें विदेश जो हमारे नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट रही है, उत्तर भारत की जो बेल्ट रही है, उसके जो राजा रजवाड़े रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, और अपने उत्तराखंड के बारे में भी। तो उसको हम वो दोनों जगह रख सकते हैं, बट हम उसको यहाँ पर जगह दे देते हैं, ठीक है, जो अपना इसका लास्ट रहेगा, गुरु पादुका। गुरु पादुका ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये हाथ से लिखी गई एक कृति है। इसके अंदर जो उत्तराखंड के शासक रहे हैं उनके वंश और राजधानी, कैपिटल की जानकारी हम लोगों को देखने को यहां पर मिलती है। तो अगर हम लोग देखें अपने यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर जो लिखे गए अलग अलग साहित्य है, उनमें उत्तराखंड की जानकारी इन अलग अलग लोगों से हमको जानकारी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यों में अपने उत्तराखंड को ढूंढें तो किस किस ने लिखे हैं भाई, वो भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो साहित्य हैं उनमें जैसे मैंने अभी आपको बताया हुएंग शांग, अब इनके साहित्य कौन कौन से हैं, तो अब आगे हम जो इतिहास पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हर एक कड़ी में आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल से विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जैसे मेगास्थनीज है, उनसे हमको जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज, पिलनी, पिलनी महोदय से जानकारी मिलती है, और भी हैं बहुत सारे हैं। और जैसे आपका अलबरूनी, अलबरूनी भी हमको जानकारी देता है। उसके साथ साथ मूर क्राफ्ट, अच्छा विदेशी में हम लोग ना एक चीज़ मिस कर रहे हैं, इसमें हम जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनके गजट जो है उनको भी हम मिस कर रहे हैं, तो उसको हम लिख देंगे अभी। इसमें एक नाम और बचा हुआ है हम लोगों का, हार्डविक था, याद आया, हार्डविक, उसको हम अभी मेंशन कर ही देते हैं यहाँ पर। जो हमारे ब्रिटिशर के जारी किए गए जो गजट थे, गजट, उन गजटों से भी हम लोग को जानकारी देखने को मिलती है। प्लस जो समाचार पत्र हुआ करते थे उनसे भी हमको जानकारी मिलती है, और बाकी उनके जो लिखित दस्तावेज वगैरह हैं उनसे हमको ठीक ठाक अच्छी खासी जानकारी देखने को मिलती है। तो ये हो गए हमारे दो पार्ट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, जो अपना है लास्ट, राज्य स्तर के जो हमको यहाँ पर एविडेंस देखने को मिलते हैं। अच्छा, राज्य स्तर के एविडेंस में हम अगर देखें तो जो पवार वंश हमारे यहाँ पर रहा है, इस पवार वंश के अंदर कवि भी रहे होंगे। उन कवियों में कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने इस पवार डायनेस्टी के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखी होगी। जैसे एक कवि थे जिनका नाम था भरत, और इन्होंने लिखा मानवोदय काव्य। इसको और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। जो पवार वंश है, इस पवार वंश में एक राजा रहे हैं, एक कवि रहे हैं भरत, और इन्होंने काव्य लिखा था मानवोदय काव्य, मानवोदय काव्य। मेघदूत नाम करके व्यक्ति रहे हैं, मेघदूत बोल गया मैं, मेघाकर नाम करके ये व्यक्ति रही हैं जिन्होंने लिखी है रामायण प्रदीप।
मेघाकर, रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप। ऐसे ही एक और है सज्जन, रामचंद्र कंडियाल, रामचंद्र कंडियाल। इनकी भी एक रचना है फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश, इनकी जो रचना है। तो पवार वंश से हमको इन अलग अलग साहित्यों से जानकारी मिलती है अपने उत्तराखंड रीजन की। वहीं ऐसे ही चंद डायनेस्टी के भी लोग होंगे, चंद वंश। तो चंद वंश में दो बड़े फेमस कवि रहे हैं, जिनमें एक है शिवानंद पांडे, शिवानंद पांडे। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, बट एक क्वेश्चन दे जाता है। तो फैक्चुअल डेटा है, बट इसको ठीक ठाक अगर आप रोज ऐसे समराइज करते रहें, आगे अगर आपने इसको 3-4 बार भी अपने रिपीट कर दिया ना, तो फिर जब आप इसके रिपीटेशन मोड पर आते हैं तो सिर्फ 1 मिनट लगती है उस पेपर को देखने में, वो आपके दिमाग में छप जाता हो, वो छप चुका ही होगा जब आप इतनी बार उसका रिवीजन कर चुके होंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिवीजन करने का तरीके किस किस तरीके से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और अपना किस तरीके से उसका शेड्यूल बना सकते हैं रिवीजन का। ये सब चीज़ मैंने कभी 2011 में जा कर के सीखी थी। इसमें है स्मृति कौशंभू, कौशंभू, और एक व्यक्ति और हैं, नाम है इनका अनंत देव, अनंत देव। और इनकी जो रचना है कल्याण चंद्रोदय, कल्याण चंद्रोदय। ये थे हमारे पास वो लोग जो उत्तराखंड का स्पेशल, जिन्होंने उत्तराखंड के ऊपर अपने अपने अलग अलग साहित्य लिखे हैं। वैसे अगर आप इसको और अगर बढ़ाना चाहें तो बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में आप लिख सकते हैं, वो भी आप एक सोर्स है हमारे पास। अगर आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो ये सब चीज़ एक छोटा सा, इसको अपनी स्लाइड को कर देते हैं। ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सब सिर्फ और सिर्फ साहित्य का है। अब इस साहित्य को भी हम लोगों ने इस तरीके से छोटा कर दिया है। ये हमारी एक स्लाइड है जो हमने इतनी देर में की है 1 घंटे की क्लास में। अरे भाई और छोटा नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। लो भाई, साहित्य पाषाण काल में नहीं मिलता है, आद्य के लिए हमको ये यहाँ से जानकारी मिलती है इस इतने वर्षों के इतिहास को। और हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में अगर देखें, जो आज तक आगे तक 1947 तक के इतिहास में, उसमें गजट समाचार पत्र वगैरह वो सब चीज़ जानकारी गैर धार्मिक और धार्मिक से हमको इस तरीके से अलग अलग मिलती है। वहीं हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में भी जानकारी ली है। अभी जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पुरातात्विक थोड़े कम है और साहित्य हमारे यहाँ पर थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, बट इस टॉपिक के अंदर पूरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। अगर हम कहें कि उत्तराखंड का इतिहास हमको पढ़ना है तो भाई एक ही टॉपिक है। टॉपिक क्या है? सोर्स पढ़ लो। तो अब हम लोग आगे जितना भी इतिहास पढ़ेंगे अब इन्हीं सोर्सेस को डिस्क्राइब करेंगे। हम हर एक क्लास के अंदर बताएंगे, देखो ये वाले सोर्स से हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पर कुणिदोने की राजधानी ये थी, या फिर कतीरों का ये वाला सिस्टम यहाँ पर था, इस तरीके से ये था। इस एविडेंस से हमको पता चलता है।
तो कुल मिलाकर अगर पूरे उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है आपको तो सिर्फ एक ही टॉपिक है, उसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरे के पूरे इतिहास बना दिया हम लोगों ने इस कड़ीवार। उस इतिहास को हम लोगों ने ऐसे सीक्वेंस टाइम ड्यूरेशन से उसको जोड़ते चले गए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक रहा है। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और तुरंत इसके जस्ट एकदम बाद से ही अब आपका क्वेश्चन आंसरिंग वाला सेशन स्टार्ट। आपको जो भी डाउट हुए हैं अभी तक, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है आपने लिख ही लिए होंगे, उसको आप मुझको बताते चले जाइए, मैं आपका तुरंत जवाब देता चला जाता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ क्लास को। ठीक है।